आज हम लोग वर्ण विचार के तहत प्रयत्न पर विचार करेंगे। ठीक है, तो आइए पहले हम लोग देखते हैं कि प्रयत्न करते किसे हैं। देखिए, हमने यहां लिख के रखा है, वर्णों के उच्चारण के लिए कंठ, तालु आदि उच्चारण यंत्रों से जो क्रिया की जाती है उसे प्रयत्न करते हैं। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि कंठ, तालु आदि बोल रहा, तो आप लोगों को उच्चारण स्थान बताते समय जो पिछली वीडियो है वर्ण विचार की भाग 2, उसमें हमने बताया था कि हमारे मुख में जो 6 जो है ये है, जिसमें सबसे पहला इस क्रम को याद रखिएगा, कंठ, और ठीक उसके बाद तालु, और ऊपर से देखिए मूर्धा, और उसके बाद आता है दांत, दांत के बाद ओष्ठ, और ओष्ठ के बाद नाक। ये 6 जो है यंत्र है, उच्चारण यंत्र है हमारे, इसीलिए यहाँ पर कंठ, तालु आदि दिया गया है। वर्णों के उच्चारण के लिए कंठ, तालु आदि उच्चारण यंत्रों से जो क्रिया, ये जो कार्य होता है उसे प्रयत्न करते हैं। अब प्रयत्न बोला कि ये 2 प्रकार के हैं, आभ्यंतर प्रयत्न और बाह्य प्रयत्न। जिसमें आभ्यंतर प्रयत्न ध्वनि उत्पन्न होने के पहले, जो ध्वनि हम लोग जो ये मुंह से जो आवाज आती है, निकलती है, इससे पहले, ठीक उससे पहले वागिंद्रिय द्वारा, वागिंद्रिय फिर वही वागिंद्रिय का आप संधि विच्छेद कर लें, सबसे आसान तरीका वाक धन इंद्रिय, व्यंजन संधि का पहला नियम है ना। तो वाक माने होता है वाणी या ध्वनि, और इसकी जो इंद्रिया, तो इसकी इंद्रिया क्या है, वही 6। पुनः मैं चाहता हूं कि इसको आप क्रम से याद है आपको। सबसे पहला कंठ, फिर तालु, फिर मूर्धा, फिर दांत, उसके बाद ओष्ठ, और तब जो है नासिका, है ना, या नाक कर लें, नासिका, नासिका कहे ज्यादा अच्छा है ना। तो जो प्रयत्न किया जाता है उसे आभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं। और बाह्य प्रयत्न किसे कहते हैं, ये जो पहले है ना, इसी को अंत कर दीजिए। ध्वनि उत्पन्न होने के अंत वाला जो क्रिया है, अंतिम स्टेज जो है, तो वो बाह्य प्रयत्न हो जाता है। आगे आपको हम बताएंगे, पहले हम लोग आभ्यंतर को ढंग से क्रमवार समझ लें। अब ये आभ्यंतर प्रयत्न है कितने, तो ये 4 है। कौन कौन, देखिए, स्पृष्ट, ईषत् स्पृष्ट, विपरीत और ईषत् विपरीत। अब स्पृष्ट किसे कहते हैं, तो सभी स्पर्श वर्णों का जो प्रयत्न होता है वह स्पृष्ट होता है। क्या होता है, स्पृष्ट होता है। किसका, सभी स्पर्श वर्ण। स्पर्श वर्ण मतलब क से लेकर म तक, जिसमें 5 वर्ग हैं, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग। तो इनका जो है, इनके प्रयत्न को स्पृष्ट प्रयत्न कहते हैं। इसमें होता क्या है, इसके उच्चारण के समय वागिंद्रिय का द्वार बंद रहता है। वागिंद्रिय, फिर वही बात, जो हमारी ये 6 जो है वाणी की इंद्रियां हैं, कंठ, तालु, मूर्धा, है ना, दंत, ओष्ठ और नासिका, ना, ये इनका द्वार जो है बंद रहता है। ठीक है, स्पष्ट स्पृष्ट का, फिर ध्यान दीजिए, स्पृष्ट का जो है, इसमें सभी स्पर्श वर्णों का प्रयत्न जो है स्पृष्ट है। इसके उच्चारण के समय जितनी मेरी हम लोगों की वागिंद्रियां हैं, इनके द्वार जो है बंद रहते हैं। ठीक है ना। आइए, दूसरा है ईषत् स्पृष्ट। ईषत् स्पृष्ट जो है अंतस्थ वर्णों में होता है। ठीक है, यहाँ लिखे लिए हम, अंतस्थ वर्णों का ईषत् स्पृष्ट होता है। अब अंतस्थ वर्ण कौन कौन से हैं, य, र, ल, व। इनको अब अंतस्थ कहते क्यों है, इनको ये ध्यान दीजिए आप। इनको स्वर और व्यंजन का मध्यवर्ती वर्ण माना गया है। ये मध्यवर्ती वर्ण है किसके, स्वर और व्यंजन के। कौन कौन से वर्ण, य, र, ल और व, ये 4 जो है, इसलिए इनका नामकरण जो है अंतस्थ वर्ण
पढ़, ठीक है। और ये स्पर्श वर्ण क्यों इनका नाम पड़ा, ये भी जान लीजिए। जब इन वर्णों के उच्चारण में जब हम लोग बोलते हैं, ध्वनि निकलती है, तो भिन्न भिन्न अंगों से जो अंग है उनको स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इसको हम लोग स्पर्श वर्ण कहते हैं। जो हवा निकलती है, मुंह से श्वास निकलता है, वो विभिन्न स्थानों को स्पर्श करते हुए निकलती है, इसलिए इनका नाम स्पर्श वर्ण है। क्लियर। अंतस्वर्ण क्यों, ये इनको जो है स्वर और व्यंजन के बीच का वर्ण माना जाता है या कहा गया है, इसलिए इनको अंतस्थ वर्ण कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें वागिंद्रिय जो हमारी वाणी की इंद्रियां हैं वो कुछ बंद रहती है, पूरी नहीं बंद रहती है, कुछ बंद रहती है। आइए, और विवृत ऐसे भी अगर हम लोग वर्णों को देखें तो मुख्य रूप से ये जो है स्वर और व्यंजन में क्या आता है, स्पर्श, अंतस्थ और ऊष्म, माने 3 वो और 1 ये, चार होते हैं। तो 2 का हो गया क्लियर, एक स्पर्श वर्ण का और एक अंतस्थ वर्ण का। अब बच जाते हैं स्वर और ऊष्म वर्ण। तो आइए, विवृत, सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है, ठीक है ना। तो जितने स्वर वर्ण हैं उनके जो प्रयत्न है उनको हम लोग उनका नामकरण किया गया है, क्या, विवृत, ठीक है ना। इसमें क्या होता है कि वागिंद्रिय जो होती है, वाणी की जो इंद्रियां होती हैं, वो जो है पूरी तरह से खुली रहती है। बोल करके देखिए, ओ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ओ, ये खुली रहती है, ठीक है ना। सभी स्वर वर्णों का विवृत प्रयत्न होता है। ये आपके लिए हमने लिख दिया है ताकि आप इसे नोट कर लेंगे, है ना, नोट कर लीजिएगा। इसमें वागिंद्रिय खुली रहती है। अब ईसत विवृत क्या है, ऊष्म वर्णों का ईसत विवृत प्रयत्न होता है। अब बच ही गया, यहीं से आप ध्यान दीजिए। ये स्पेस में हो गया स्पर्श वर्ण और ये ईसत स्पेस में अंतस्थ और विवृत का हो गया आपका स्वर, तो बच क्या गया, अब तो केवल ऊष्म बच गया, है ना। तो ईसत विवृत, ईसत ऊष्म वर्णों का ईसत विवृत प्रयत्न होता है। इसमें वागिंद्रिय कुछ खुली रहती है, ठीक है। यहां देखिए आप, है ना, कुछ बंद रहती है अंतस्थ को बोलने में, लेकिन ऊष्म के का जब हम उच्चारण करते हैं फिर उस जो प्रयत्न है उसमें जो है कुछ खुली रहती है। तो इसको अगर हम लोग समराइज करें बहुत छोटे में, एक ट्रिक के रूप में अगर प्रस्तुत करना चाहें तो इस तरह से करते हैं कि वर्णों के जब हम उच्चारण करते हैं तो उसमें जो हमारी वागिंद्रियां हैं, वो जो छौ हैं कंठ से लेकर नासिका तक, है ना, तो उनके द्वारा जो क्रिया होता है उसी को प्रयत्न कहते हैं, ठीक है ना। और ये 2 प्रकार के होते हैं, अभ्यंतर और बाह्य, ठीक है ना। अभ्यंतर में क्या होता है कि ध्वनि उत्पन्न होने के पहले प्रारंभ में ही जो प्रयत्न इंद्रियों के द्वारा किया जाता है, वाणिंद्रियों या वागिंद्रियों, जो भी आप संज्ञा देना चाहें, तो उसको अभ्यंतर प्रयत्न कहते हैं, ठीक है ना। और जो अंत में प्रयत्न होता है उसी को बाह्य कहते हैं। वो इसके बाद हम आपको बाह्य को पूरा विधिवत बताएंगे, है ना। ये जैसे 4 है वो वैसे ही 8 है, ठीक है ना, बाद में बता रहे हैं अभी आपको। तो ये 4 है, कौन कौन से, स्पृष्ट, इस पृष्ठ में क्या है कि जो है सारे स्पर्श वर्ण है, ठीक है ना। और इसके उच्चारण के समय वागिंद्रिय का द्वार क्या रहता है, बंद रहता है। और ईसत स्पृष्ट में अंतस्थ होता है ना। इनका प्रयत्न जो है क्या होता है, ईसत स्पृष्ट अंतस्थ होता है, अंतस्थ वर्णों का ईसत स्पृष्ट प्रयत्न होता है, ठीक है ना, अभ्यंतर के तहत, ठीक है। और अब इसी में हमने आपको बताया कि आखिर अंतस्थ कहते क्यों है, तो ये जानते रहिए। ये एमसीक्यू और एससीक्यू में कभी पूछता है कि कहते क्यों है, तो क्यों कहते हैं कि इनको जो है स्वर और व्यंजन के बीच का मध्य का वर्ण माना गया है,
इसलिए इसका नामकरण अंतस्थ पड़ा। ठीक है ना। और उष्ण क्यों पड़ा कि जब जो हमारे मुंह से जो हवा निकलती है, सांस निकलती है, उसको उच्चारण करते समय तो वो गर्म, थोड़ा रगड़ खा करके निकलती है, गर्म निकलती है अपेक्षाकृत और वर्णों के, इसलिए जो है उसका नाम उष्ण वर्ण पड़ा है। ठीक है। तो ये, और इसमें वागेंद्रिय कुछ बंद रहती है, कुछ बंद रहती है, पूरी नहीं, कुछ बंद रहती है। और विवृत्त में का प्रयत्न जो है क्या है, विवृत्त प्रयत्न किसका है, स्वरों का है ना। इसमें वागेंद्रिय जो है, ये जितने भी हमारे वाणी की इंद्रियां हैं, ये सभी की सभी खुली रहती हैं। और उष्ण में क्या, कुछ खुली रहती है। और उष्ण वर्ण का मतलब समझते हैं आप, दंती सा, मूर्धन्य सा, और ये तालव्य सा, मूर्धन्य सा, दंती सा और ह, ये उष्ण वर्ण है। ठीक है ना। तो इसमें कुछ खुले रहती है। अब आइए आपको जो है ये, इसके बाद हम लोग बाह्य प्रयत्न को देखते हैं। आइए अब हम लोग बाह्य प्रयत्न को समझते हैं। उच्चारण के अंत के प्रयत्न को बाह्य प्रयत्न करते हैं। ठीक है। जो हम लोग उच्चारण करते हैं और जो उसका अंतिम हिस्सा होता है, वहां पर जो हम लोग प्रयत्न करते हैं उसको हम लोग बाह्य प्रयत्न कहते हैं। ये 8 प्रकार के हैं, ये 8 है, कुल मिला के 8 है ना। उसमें विवार, संवार, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, ये कुल 8 है। ठीक है। आइए अब हम लोग इसको क्रम से समझते हैं कि आखिर किसको विवाह कहते हैं, संवार कहते हैं, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण है क्या। आइए, विवाह, श्वास और अघोष, ध्यान दीजिएगा। वर्गों का जो प्रथम एवं द्वितीय वर्ग, ध्यान दीजिए, वर्गों का प्रथम एवं द्वितीय वर्ग किसमें होता है, स्पर्श वर्ग है। तो उनका जो प्रथम और द्वितीय वर्ग, कितने वर्ग है, 5 है ना। तो पांचों का पहला और दूसरा कुल कितने होंगे, वो 10 हो जाएंगे। कौन कौन, क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ। तो ये 10 वर्गों का प्रथम एवं द्वितीय वर्ग तथा जो उष्म वर्ण है उसका तालव्य श, मूर्धन्य स और स, इनको हम लोग अघोष कहते हैं या ये अघोष कहे जाते हैं। तो अघोष वर्ण कौन कौन से हुए, 10 स्पर्श वर्ण से, कौन, प्रत्येक वर्ग का पहला एवं दूसरा वर्ण अर्थात क ख, च छ, ट ठ, त थ और प फ एवं उष्म वर्ण का तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये अघोष है। ये होता क्या है कि इनका जब उच्चारण हम लोग करते हैं तो इनके, हम लिख के आपको सुविधा के लिए लिख दिए हैं कि इनके उच्चारण में केवल श्वास का योग होता है। जो श्वास हम लोग लेते हैं और छोड़ते हैं, केवल उसी का योग होता है। इसीलिए इनका संज्ञा अर्थात नाम है ना, श्वास भी है ना, इसलिए इनकी श्वास संज्ञा भी है। होता क्या है कि इनका उच्चारण जब हम लोग करते हैं तो हमारा कंठ जो है खुला रहता है, या जो भी उच्चारण करता है, देखिए हमने लिखा है इनके उच्चारण के समय कंठ खुला रहता है। यही कारण है कि इन्हें विवार कहा जाता है। आई बात समझ में, इसीलिए हमने तीनों एक ही साथ लिख दिया, विवार, श्वास और अघोष। क्लियर हुआ। अघोष कौन कौन सा वर्ण है, स्पर्श वर्ण के वर्गों के
प्रत्येक वर्ग का प्रथम और द्वितीय वर्ण क ख च छ ट ठ त थ और प फ एवं ऊष्म वर्ण का तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, मतलब ये 13 जो वर्ण है ये अघोष कहे जाते हैं। और इनका जो हम लोग उच्चारण करते हैं तो यह उच्चारण जो इनमें है तो इसमें केवल श्वास का योग होता है। बोल करके देखिए, क ख च छ ट ठ त थ, है ना, तो योग होता है, इसलिए इसको श्वास भी कहते हैं। इसका हमने लिखा है श्वास संज्ञा है, संज्ञा नाम का पर्यायवाची शब्द है, ठीक है ना। और इनके क्या है, इनके उच्चारण के समय कंठ खुला रहता है, जो हमारा ये कंठ है ये एकदम खुला रहता है। इसे ही कारण है कि इसको विवार भी कहते हैं, इसी को विवार कहते हैं, ठीक है। अब आइए, हमने नीचे इन 8 में से निचली हेडिंग हमने दिया है संवार, नाद और घोष। संवार किसे कहते हैं, नाद है, घोष क्या है। शेष व्यंजन अर्थात शेष, इसके बाद जो व्यंजन है वो जो बचे हुए व्यंजन है शेष व्यंजन, इसीलिए हमने लिख दिया शेष व्यंजन का सभी स्वर क्या है, घोष कहे जाते हैं। उधर अघोष कहे गए, है ना, कौन कौन, स्पर्श वर्ण का प्रथम एवं द्वितीय और ऊष्म का तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये अघोष थे। और घोष वर्ण किसे कहते हैं, तो इनके बाद जो बचे हुए व्यंजन है तो 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, 15 स्पर्श वर्ण से और अंतस्वर्ण और इसमें का हो, इतना बचा ये शेष व्यंजन। तो 15 4 19 और 20 व्यंजन तथा सभी स्वर, जितने स्वर हैं, स्वर कितने हैं, 11 है, 4 मूल स्वर या ह्रस्व स्वर और 7 दीर्घ स्वर, ठीक है ना। ये सभी के सभी क्या कहे जाते हैं, घोष वर्ण कहे जाते हैं। घोष कहे, शेष व्यंजन का सभी स्वर घोष कहे जाते हैं। इनके उच्चारण में नाद, है ना, ध्वनि नाद का योग होता है तथा कंठ मुदा रहता है, मुदा मैंने बंद रहना, है ना। बोल करके देखिए, आप बोल करके देखिए, ग लग रहा है कि बंद है ना, हाँ, मुदा रहता है, अतः संवार और नाद भी कहते हैं। क्लियर, क्लियर हो गया कि संवार किसे कहते हैं, नाद किसे कहते हैं और घोष किसे कहते हैं। क्लियर हुआ, है ना। मुख्य रूप से आप ध्यान दीजिएगा, अघोष और घोष। अघोष प्रथम और द्वितीय वर्ण प्रत्येक स्पर्श वर्ण का वर्ग का स्पर्श वर्ण के वर्गों का प्रथम एवं द्वितीय और ऊष्म का तालव्य स, मूर्धन्य स और दंत स, ये हो गए अघोष। बाकी बचा हुआ और जितने स्वर हैं घोष, ठीक है ना। अब आइए अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण और महाप्राण, ये 3 हो गया और ये 3 आपको हमने दिखाया कि ये 8 है कुल, है ना। बाह्य प्रयत्न कितने हैं, 8 है। विवाद, संवाद, श्वास, नाद, घोष, अघोष, अल्प प्राण और महाप्राण, तो ये 3 और 3 6 हो गया 2। इसको आप ध्यान दीजिएगा कि अल्प प्राण और महाप्राण को व्यंजन का भेद कहा गया है, ठीक है। तो पहली बात क्लियर हो गई कि ये केवल व्यंजन में ही होगा, ये स्पष्ट, क्योंकि ये व्यंजन का भेद है, अल्प प्राण और महाप्राण, तो व्यंजन का भेद है तो ये स्वर में नहीं होगा, ठीक है ना। आइए देखिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ, ध्यान दीजिए, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा तथा अंतस्थ अल्प प्राण व्यंजन है। अल्प प्राण व्यंजन कौन कौन से है, हमने क्लियर किया कि ये व्यंजन के ही भेद है, अर्थात व्यंजन में ही होंगे। तो उसमें अल्प प्राण क्या है,
तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा, पांचवा और अंतस्थ, अंतस्थ मतलब य, र, ल, व, है ना। तो प्रत्येक वर्ग से 3, तो 3 में को 5 से मल्टीप्लाई कीजिए, कितना होगा 15, क्योंकि 5 वर्ग है तो 15 और 4, 15 4 19। ये 19 वर्ण जो है ये क्या है, अल्प प्राण है। कौन कौन, पहला, तीसरा, पांचवा। जैसे आप करके आप देख लीजिए, टाइम ज्यादा लग जाएगा। जैसे कवर के लीजिए तो क पहला वर्ण, ग तीसरा वर्ण और अंग पांचवा वर्ण, ठीक है ना। इसे ही आप कवर, चवर, टवर, तवर, पवर, ये 5 वर्ग है। इन 5 से आप निकाल लीजिए। जैसे चवर से छ दूसरा होगा तो उसको हटाइए, ज तीसरा होगा तो च, ज और य, है ना। आप इसको आप रफ कॉपी में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। तो ये अल्प प्राण है। इनके उच्चारण में सांस, सांस मतलब प्राणवायु, ठीक है ना। प्राणवायु कम मात्रा में, चाहे बहुत एकदम नॉर्मल साधारण तरीके से बाहर निकलती है ना। ध्यान दीजिएगा, अल्प प्राण में जो हमारी सांस है या जिसे हम प्राणवायु कहते हैं, वो एकदम सिंपली साधारण तरीके से जो है वेग से बाहर आती है, ठीक है ना। आई बात समझ में क्लियर, स्पष्ट। तो ये अल्प प्राण, अल्प प्राण कितने हैं, 15, 15 और 4 19, ठीक है। और इसमें क्या होता है, जो हमारी सांसें होती हैं या प्राणवायु होता है, वो एकदम साधारण तरीके से बाहर निकलती है ना। अब आइए महाप्राण व्यंजन, व्यंजन कह लीजिए क्योंकि व्यंजन के भेद है। महाप्राण व्यंजन कौन कौन से हैं, प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा, अर्थात कवर्ग का अगर हम लोग माने तो ख और घ, है ना। और उष्ण व्यंजन, है ना। महाप्राण दूसरा चौथा का उष्ण व्यंजन जो है महाप्राण व्यंजन है, ठीक है। ये क्लियर हुआ, उष्ण। अब इसमें भी आप ध्यान दीजिएगा, हम यहां पर नीचे एक लिख दिए हैं, इसको संघर्षी वर्ण भी हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्लियर। हाँ जो है, ये जो है हम लोग रोमन में जैसे ख को, उसमें आप ध्यान से उच्चारण करके देखिए कि ख में ह आ रहा है ना, ख में ह आ रहा है, छ में ह आ रहा है। लेकिन ये जो है वो उच्चारण के लिए हम लोग उसे बोल लेते हैं रोमन का एच, है ना। लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, ख छ ये सभी के सभी जो है प्योर व्यंजन है, ठीक है ना। हाँ, ह जो है थोड़ा इसमें ये संघर्षी वर्ण में आता है, इसीलिए हमने इसको अलग रंग से, अलग स्याही से इसको यहाँ पर लिखा है। आइए यहाँ पर आइए हम लोग देखें महाप्राण किसे कहते हैं। पहले प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा का उष्ण, उसमें क्या है, तालव्य स्व, मूर्धन्य स्व, है ना, और दंत स्व, इसके बाद ह। ये जो है महाप्राण व्यंजन है, ये भी महाप्राण व्यंजन में है, लेकिन ये जानते रहिए संघर्षी ध्वनि भी है, ठीक है ना। जैसे ख बोलिए, मूर्धन्य स्व को बोल के देखिए, छ बोलिए, है ना, ठ, जितने ये द्वितीय वर्ण आते हैं इनको बोल के देखिए आप, तो उसमें लग रहा है कि हाँ हम बोल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, वो रोमन डिस्टर्ब है ये, ठीक है ना। ये ख छ या ठ जो भी है ये प्योर व्यंजन है ना, ख संघर्षी वर्ण है, ये बात पक्की है। तो प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा तथा उष्ण महाप्राण व्यंजन है। इनकी उच्चारण में, अब महाप्राण व्यंजन तो है, इसके उच्चारण में क्या होता है ना, अल्प प्राण में एकदम नॉर्मल सांस हम लोग बात छोड़ते हैं या लेते हैं, जो भी होता है। तो इसमें क्या है कि इनके उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में, बोल करके देखिए आप, बोल करके देखिए, दूसरा ख ना, चौथा घ, ज्यादा आ रहा है श्वास, है ना। तो
ये अधिक मात्रा में और अधिक वेग से इनका जो गति होता है, स्पीड का वेग है ना, अधिक वेग से बाहर निकलती है। ठीक है, क्लियर। तो ये आज हम लोग जो है बड़ विचार के, ये जानते रहिए, ये हॉल जो है संघर्षी ध्वनि है, फिर पुनः आपको याद दिला दे। बड़ विचार के आज का जो कार्यक्रम था हम लोगों का, बड़ विचार में जो है प्रयत्नों पर हम लोगों ने विचार किया, जिसको पूरा तरीका से स्पष्ट करने का प्रयास किया। और अब जो है ये 3 वीडियो बड़ विचार पर होने के बाद, ऐसे तो संधि पर 11 है, तो वो भी बड़ में ही है, तो यूं कहें कि अब बड़ पर हम लोगों ने 14 वीडियो बना चुके हैं हम लोग, 11 संधि में और 3 इस पर। तो ये संतुष्टिपूर्ण है। अगर इतना को ढंग से तैयार किया जाए तो कहीं से किसी भी प्रकार का बड़ में हमें लगता है कि दिक्कत नहीं आएगी, और छोटी मोटी दिक्कत आएगी तो चूंकि इतना आप जानते रहेंगे तो जो पुस्तक हाथ में लेंगे वो सारा का सारा डाउट आपका अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।